National Association for the Blind Delhi welcomes you to Triumph Talk. NAB Delhi, transforming lives. हेलो, नमस्ते सबको। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली से मैं भावना सहाय ट्रायम्फ टॉक के इस नए इंफॉर्मेटिव एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं खास मुद्दे पर। वो है एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के जीवन में एक व्हीकल ओन और मैनेज करने के एक्सपीरियंस के बारे में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर राहुल गंभीर और मिस्टर करण सिंघानिया। मिस्टर राहुल गंभीर बैंकिंग एक्सेसिबिलिटी एक्सपर्ट हैं और नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के ऑनररी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। मिस्टर करण सिंघानिया एक फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, तो ये दोनों अपने व्यूज और अपने एक्सपर्ट ओपिनियन साझा करेंगे। तो राहुल जी, मैं सबसे पहला टॉपिक जिसके बारे में आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ वो है अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ परचेसिंग अ व्हीकल। आप मुझे प्लीज बताइए कि व्हीकल परचेस करने के समय आपने किन बातों पे ध्यान रखा, जैसे कि एक्सेसिबिलिटी फीचर्स, साइज, एफिशिएंसी, मेंटेनेंस कॉस्ट। और थैंक यू भावना जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं। जैसे कि आपने मेंशन किया, तो एक व्हीकल ओनरशिप एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बहुत ही एम्पावरिंग टूल है। और व्हीकल की हेल्प से और एक ड्राइवर की मदद से हम अपना जो ट्रैवल जर्नी है वो काफी काफी सुगम, काफी आसान, काफी इजी, काफी सिंपल बना सकते हैं। तो जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि एक व्हीकल खरीदते हुए बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और जी। कैसे हम इस जर्नी में स्टार्ट करें। हम्म। तो जैसा कि सबसे जरूरी स्टेप जो होता है कि आप सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट को समझें कि आपको व्हीकल किस पर्पस के लिए चाहिए। आप कितना बड़ा व्हीकल लेना चाहते हैं। जो कार आप लेना चाहते हैं वो आपके फैमिली साइज के हिसाब से है, या आपका जो ट्रैवल है वो डेली कम्यूट है ऑफिस से घर, या आप लेजर के लिए कार परचेज करना चाहते हैं। तो ये तो नॉर्मल कंसिडरेशन है जो कि एक एबल्ड बॉडीड और एक विजुअली इम्पेयर्ड दोनों के लिए कॉमन है। अब हम बात करते हैं चैलेंजेस की। मैं अगर अपना अनुभव शेयर करूं तो मैंने लगभग अभी तक 4 कार्स चेंज की हैं अपने जर्नी में। तो हर कार खरीदने में एक नया अनुभव, एक नया एक्सपीरियंस रहता है। जनरली हमने देखा है कि क्या होता है कि साइटेड लोग या कोई भी जो भी नई कार खरीदना चाहता है वो पब्लिक परसेप्शन पर लोग सड़क पे कौन सी गाड़ी ज्यादा दिख रही है या लोग कार ज्यादा यूज कर रहे हैं उनके बेसिस पर जाते हैं। बट I I have some essential tips to share with our viewers that while buying the car, you should do a thorough research and it should be an informed decision. So for this, there are various options which are available. बहुत सारे options available हैं जिसके थ्रू आप एक informed decision ले सकते हैं। पहला स्टेप तो ये है कि आप कार का जो शोरूम है आप उसको विजिट करें, जो मॉडल आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं 2-3 उसका टेस्ट ड्राइव लें, उसका लुक एंड फील देखें। अगर आप उससे संतुष्ट हैं, अगर आपको लगता है कि वो सेटिस्फैक्टरी है और आपकी जो नीड्स है उसमें पूरी हो रही है, तो अब उसके बाद बारी आती है कि हम टेक्निकल रिसर्च करें, कंपैरिजन करें। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मोटर ऑक्टेन करके एक यूट्यूब चैनल है जिसको मैंने बहुत अच्छे से समझा, देखा, और वहां पर कार के फीचर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। We are not promoting any service, any channel here, but it is about the convenience that we got by referring to these tools, right? तो मोटर ऑक्टेन, टीम बीएचपी, कार्स 24, कार्स देखो, ये सब सोर्सेज हैं जहां पर आप डिफरेंट मॉडल्स का एक अच्छा कंपैरिजन देख सकते हैं, कंपैरिजन समझ सकते हैं, और टेक्निकली यू कैन देन डिसाइड कि which car model to go for instead of going with public opinion. Let's do some research, and the sources of research I've already told you. जी, रिसर्च एंड सोर्सेस ऑफ रिसर्च मुझे लगता है कि बड़ा इंफॉर्मेटिव होगा हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि हम तो बीमारी का इलाज भी अब यूट्यूब और गूगल से ही करते हैं। तो ये तो काफी एक अच्छा टिप आपने दिया है। अगर हम कार परचेसिंग की बात करते हैं तो फिनेंशियल एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है
फिनेंस एक्सपर्ट करण सिंघानिया जी। तो करण जी, आपका वेलकम है हमारे इस कड़ी में। थैंक तो आप हमें थैंक यू भावना जी। प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि किन बातों का किन एस्पेक्ट का ध्यान रखना चाहिए अब व्हेन यू कंसिडर अबाउट फिनेंस व्हीकल परचेस करने के समय में, और क्या क्या मोड ऑफ पेमेंट्स है और लीजिंग ऑप्शन क्या है, इसके बारे में भी प्लीज थोड़ा हाईलाइट कीजिए आप। ठीक है, श्योर भावना जी। हम्म, तो जब भी हम गाड़ी खरीदने जाते हैं, जी। जनरली तीन तरीके होते हैं मोटे तौर हम्म, से। पहला जी। होता है कि आप कैश में ले पाएं। कैश का मतलब ये आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर पाएं एजेंसीज को। ये हम्म, आप कर सकते हैं अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं तो, बट मैक्सिमम जनता है जो मिडिल क्लास जनता है, राइट। ये इस ऑप्शन के लिए तो नहीं जाती है। हम्म, जो पॉपुलर ऑप्शन है वो है ऑटो लोन का। आप ओके। ऑटो लोन ले सकते हैं। आप ऑटो लोन दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो आप जिस एजेंसी या जिस डीलर से आप गाड़ी ले रहे हैं, हम्म, उनके कुछ टाई अप्स होते हैं। आप हम्म, उनसे पता कर सकते हैं उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, टोटल फंडिंग कॉस्ट क्या पड़ रही है, और अगर कुछ वो एडेड सर्विसेज देते हैं, या अगर आपको लोन प्री क्लोज करना है तो उनके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। हम्म, दूसरा ऑप्शन, डायरेक्ट किसी बैंक को भी अप्रोच करके ये चीजें पता कर सकते हैं कि उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और उनके टर्म्स एंड कंडीशंस फोरक्लोजर वगैरह के लिए क्या है। हम्म, जनरली ये ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। एजेंसीज आपको पुश करेंगे कि आपको उन्हीं के पार्टनर, उन्हीं के टाई अप से लेना है, बट कई बार ये देखा गया है कि वो ऑप्शन महंगा पड़ता है। आप अगर डायरेक्ट अपने बैंक्स को अप्रोच करेंगे तो हम्म, आपको एक अच्छी डील मिल सकती है। तो बैंक्स का तो नॉर्मल प्रोसेस होता है, वो आपका सिबिल स्कोर वगैरह चेक करेंगे, आपकी क्रेडिट जी। हिस्ट्री देखेंगे, हम्म, और वो सब देख के आपको लोन करेंगे। बट ये दो ऑप्शंस, ये दोनों तरीके से आप लोन कर के लिए देख सकते हैं। एक और काफी अट्रैक्टिव ऑप्शन है, वो है कार लेना कंपनी लीज के थ्रू। जी। ये तब पॉसिबल होगा जब आप एक सैलरीड क्लास एम्प्लॉय हूँ। हम्म, अगर आप खुद के बिजनेस में हैं तब तो आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। हम्म, आप एक सैलरीड क्लास एम्प्लॉय हो, आप कम से कम भी 20% या 30% के ब्रैकेट में आते हो, हम्म, और आपकी कंपनी आपको ये सर्विस प्रोवाइड करे कि आप कंपनी लीज के थ्रू भी गाड़ी ले सकते हैं, जी। तो इसमें ये काफी अट्रैक्टिव बन जाता है, क्योंकि आप टैक्स सेविंग इसमें काफी अच्छी कर पाते हैं। तो हम्म, जैसे अभी मैं एक बात बताऊं, अभी मैं एक गाड़ी ले रहा हूँ। जी। उस गाड़ी की ऑन रोड कॉस्ट पड़ती है कुछ 12 साढ़े 12 लाख रुपए। हम्म, बट जब मैं वो कंपनी लीज के थ्रू लेता हूँ तो वो मेरे को जी। वो पड़ती है लगभग 9 लाख रुपए के आसपास। ओ। हम्म, जी। हाँ जी। तो ये ऐसा क्यों होता है कि जब भी आप लीजिंग पार्टनर के थ्रू ये लेते हैं, हम्म, आपकी कंपनी प्रोवाइडेड ऑप्शन से, तो जी। उसमें आपको कोई डाउन पेमेंट नहीं देना होता। हम्म, एक मंथली ईएमआई सी जाती है, जो हम्म, आप डिसाइड करते हैं लीजिंग पार्टनर के साथ कि आपको राइट। 2 साल का रखना है, 3 का रखना है, या 5 तक का रखना है। जनरली 2 से 5 साल के ऑप्शंस होते हैं। हम्म, इस पे आप कर सकते हैं, और उस हिसाब से आपका मंथली जो लीज पेमेंट है वो बनता है। और ये जो पूरा पेमेंट है, इस पे आप टैक्स सेव करते हैं। सपोज आप 40 हजार रुपए महीने का आपका लीज रेंटल जा रहा है, हम्म, और आप 30% के ब्रैकेट में आते हैं, तो ये हम्म, 40 हजार का 30%, दैट इज 12 हजार, हम्म, इतने का आप टैक्स सेव करते हैं हर महीना। तो नेट नेट आपको जो गाड़ी का जो लीज पड़ा वो 28 हजार रुपए ही पड़ा। हम्म, सिमिलरली काफी कंपनी इसमें ये ऑप्शन भी देती है कि आप ड्राइवर और फ्यूल भी क्लेम कर सकते हैं एज अ रीइंबर्समेंट। ओ। तो उस पे भी आप हम्म, पूरा पूरा 30% टैक्स सेव कर सकते हैं। तो जी। जैसे कुछ कंपनी 15 हजार 20 हजार, ये कंपनी पॉलिसी पे डिपेंड करता है हम्म, कितने की लिमिट देती है। हम्म, जनरली मान लीजिए 20 हजार की उन्होंने लिमिट दी कि हम्म, आप कार के लीज के अलावा ड्राइवर और फ्यूल भी क्लेम कर सकते हैं। तो हम्म, ये 20 हजार रुपए पे भी जो आपका खर्चा वैसे भी होता, आप हम्म, गाड़ी ऑटो लोन पे लें या जैसे भी लें, बट वो क्योंकि आप रीइंबर्समेंट के फॉर्म में यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं, तो हम्म, आप वो ले सकते हैं। तो उस पे भी आप 30% बचा पाएंगे अगर आप 30% ब्रैकेट में है तो जी। 20 हजार का भी 30%, 6 हजार। तो आप हम्म, इतना आपने यहाँ पे भी टैक्स बचाया, और जो मैंने बताया था 12 हजार का टैक्स आपने वहां बचाया। हम्म, तो आपने लीज तो दिया 40 हजार रुपए महीना, बट हम्म, नेट आपकी जो जेब से एडिशनल पैसा गया हम्म, वो गया 40 हजार माइनस 12 हजार माइनस 6 हजार, सिर्फ हम्म, 22 हजार रुपए। हम्म, इतने पे आपको गाड़ी मिल गई। और हम्म, जितना भी लंबा आपने टेन्योर रखा है उसके हिसाब से हम्म, आपका लीज टेन्योर डिसाइड होगा। उस टेन्योर में आप ये गाड़ी ले सकते हैं। तो ये काफी अट्रैक्टिव ऑप्शन है। इसके बारे में हम्म, आप और डिटेल में भी पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो। जी। इस चीज को और समझने के लिए ऑनलाइन आपको काफी आर्टिकल्स वगैरह मिल जाएंगे, अलग हम्म, अलग टैक्स जो प्रोफेशनल्स हैं उनके। बट अगर ये ऑप्शन अगर आपको मिलता है जहाँ पे आप कंपनी लीज के थ्रू गाड़ी ले पाएं फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस, इसे बोला जाता है, तो हम्म, उसे भी जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए टू ऑप्टिमाइज ऑन द टू ओवरऑल योर कार ओनरशिप कॉस्ट। हम्म, हाँ जी।
थैंक यू सो मच करण जी, आपने बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छे डिटेल्ड जानकारी दी हमारे सारे व्यूअर्स को। धन्यवाद भावना जी। जी, अब मैं आपसे दूसरा जो सवाल पूछना चाहती हूँ, दिस इज अबाउट रजिस्टरिंग एज दिव्यांगजन। प्रोसेस क्या है रजिस्टर करने का और इसके क्या बेनिफिट्स हैं? जी भावना जी, एक बहुत जरूरी सवाल सबके दिमाग में ये आता है कि आजकल दिव्यांग जन का एक बेनिफिट सबको मिलता है, तो जी। इसका एडवांटेज क्या है और इसको कैसे रजिस्टर करना है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो हम्म। दिव्यांग जन, जब मैंने अभी अपने हाल फिलहाल में एक कार परचेज करी, तो मैं मिनिस्ट्री का जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का जो सर्कुलर है उसके प्रोसेस के हिसाब से दिव्यांग जन में रजिस्टर कराने के लिए डीलर को मैंने रिक्वेस्ट किया और मैं नाकामयाब रहा। डीलर ने उस सर्कुलर का जो प्रोसेस था ओके। उसको फॉलो करने से मना कर दिया। हमने रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में बात करी, तो हमें एक दूसरा सॉल्यूशन दिया गया। तो ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, बाकी लोगों के अलग अनुभव रह सकते हैं। तो हमने क्या किया कि कार परचेज कर ली, आरसी राइट। इशू हो गई, उस आरसी को लेके हम रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस आरटीओ में गए। आरटीओ में जो आरटीओ का एक हेड होता है वो एमएलओ होता है, जिसे कि मोटर लाइसेंसिंग ऑफिसर कहा जाता है। हम जाके उनको मिले और हमने वो सर्कुलर्स दिखाए जो कि गाइडलाइंस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने इशू की थी। तो उन गाइडलाइंस के बेसिस पे मुझे ये बोला गया कि मैं एक डुप्लीकेट आरसी के लिए रिक्वेस्ट रेज करूं, और वो मुझे ऑनलाइन रिक्वेस्ट रेज करनी थी। तो मैंने डुप्लीकेट आरसी के लिए रिक्वेस्ट रेज करी। दिल्ली जो दिल्ली गवर्नमेंट का जो ट्रांसपोर्ट परिवहन का जो ट्रांसपोर्ट पोर्टल है, वहां पर जाके मैंने रिक्वेस्ट रेज करी, डुप्लीकेट आरसी हमने अप्लाई करी और वो वाली आरसी हमने आरटीओ में सबमिट कर दी। तो जब हमने अप्लाई किया तो इसमें कुछ जो खास कागजात या जो डॉक्यूमेंट्स का हमें ध्यान रखने की जरूरत है, वो एक यूडीआईडी कार्ड या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इट इज मैंडेटरी। और उसके अलावा आधार कार्ड और एक एप्लीकेशन, और जो डुप्लीकेट आरसी का हमने फॉर्म भरा ऑनलाइन और जो फीस फीस पे करी, उसका प्रिंट आउट हमको हार्ड कॉपी में सबमिट करना पड़ा आरटीओ में जाके। तो जब हमने आरटीओ में सबमिट किया तो विद इन 3 डेज आरसी हमारे घर पे कोरियर से मुझे रिसीव हो गई आरसी, और उसमें आरसी में दिव्यांगजन लिख के आ गया। अब बात करते हैं कि इसका फायदा क्या है। तो इसका फायदा ये है कि इसमें 2 कैटेगरीज हैं, दिव्यांगजन विद जीएसटी कंसेशन एंड दिव्यांगजन विदाउट जीएसटी कंसेशन। जीएसटी कंसेशन विजुअली इम्पेयर्ड कार ओनर्स को नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, और विदाउट जीएसटी वाला जो दिव्यांगजन वाली कैटेगरी थी उसमें विजुअली इम्पेयर्ड को रजिस्टर किया जा रहा है। तो मैंने उसी में रजिस्टर करवाया, और उसका बेनिफिट यह है कि हमें एक जीरो फास्टैग, जिसमें निशुल्क फास्टैग जिसे कहते हैं, वो मिल जाएगा, जिससे कि हम हाईवेज पर निशुल्क यात्रा कर सके, हमें टोल चार्जेस ना पे करने पड़े। ये ये एनएचएआई का एक सर्कुलर है। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि जो आरसी बुक है उसमें दिव्यांगजन लिखा होना जरूरी है। जीरो फास्टैग के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं? तो जीरो फास्टैग पे अप्लाई करने का जो प्रोसेस है उसमें एनएचएआई की एक वेबसाइट है। आप गूगल पे सर्च करेंगे जीरो फास्टैग और एनएचएआई। हम इस वीडियो की कमेंट में डायरेक्ट लिंक भी शेयर कर देंगे। तो वहां पर जाकर आपको एक सिंपल प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है, लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है, और जब आप वो क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आपको लॉगिन करने के बाद अप्लाई करना है जीरो फास्टैग के लिए। इसमें 2-3 प्रोसेस है। आप अप्लाई करेंगे तो वो रीजनल ऑफिस में एप्लीकेशन जाएगी, और रीजनल ऑफिस में एप्लीकेशन जाने के बाद वो एनएचएआई के हेड ऑफिस में एप्लीकेशन अप्रूव होने के लिए जाती है, और उसके बाद फास्टैग इशू हो जाता है। तो मैंने अगर मैं अपना अनुभव बताऊं तो मैंने अप्लाई किया हुआ है और मेरी एप्लीकेशन रीजनल ऑफिस से अप्रूव हो गई है, और हम ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं जिनको फास्टैग इशू भी हो गया है। इस पोर्टल में बस एक ही चैलेंज है कि ये जो पोर्टल में प्रोसेस, लॉगिन प्रोसेस जो है या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, इसमें कैप्चा है। तो आपको किसी की मदद लेनी होगी या टेक्नोलॉजिकल टूल यूज आप कर सकते हैं टू टू सॉल्व दैट कैप्चा। बस ये एक एक्सेसिबिलिटी चैलेंज है, और उसके बाद आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि जो कैटेगरी है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है, एसओपी अवेलेबल है एनएचएआई की वेबसाइट पर। तो उसमें आपको नंबर 34, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए जो कैटेगरी है, वो आपको सिलेक्ट करनी है व्हाइल अप्लाइंग फॉर जीरो फास्ट। जी।
तो इसका लिंक हम जरूर यूट्यूब में शेयर करेंगे कमेंट्स में, ताकि हमारे व्यूअर्स भी इस लिंक का बेनिफिट उठा सके और जीरो फास्टैग सर्विस को अवेल कर सके। बिल्कुल राहुल जी, अब मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहती हूँ, वो ये है कि एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन ने जब गाड़ी परचेस कर ली, तो देन देयर इज अ क्वेश्चन अबाउट हायरिंग और मैनेजिंग अ ड्राइवर। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जब कोई भी व्यक्ति ट्रांसपोर्ट असिस्टेंस के लिए ड्राइवर हायर करना चाहे, और इफेक्टिवली मैनेज कैसे करे। इनके इस विषय के बारे में हमारे व्यूअर्स को हम ज्यादा जानकारी दे सकते जी, विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ एक ड्राइवर मैनेज करना थोड़ा सा बिल्कुल चैलेंजिंग है, क्योंकि एक ट्रस्ट फैक्टर और डिपेंडेंसी की बात है थोड़ी सी। हैं। तो लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि जो हम ड्राइवर हायर करते हैं अपने जी। लिए, इट इज मोर देन अ ड्राइवर, इट इज अ हम्म। काइंड ऑफ हेल्पर हु विल बी हम्म। हेल्पिंग यू इन मोबिलिटी, राइट? It is not हम्म। only driving the car. If you have reached to a point, that driver will also assist you to enter into a building, right? हम्म। तो हम्म। आपको एक ऐसा व्यक्ति हायर करना है जो कि जिसके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी हो, जो कि हम्म। एक जेन्युइन हो, ऑनेस्ट हो। हम्म। और ये आप जज कर सकते हैं, मतलब ऐसे ऐसे लोग आपको जरूर मिल जाते हैं, ऐसे लोग हमें जी। जरूर मिल जाते हैं हम्म। जो कि आप बिल्कुल आपको अच्छे से मदद करेंगे। कुछ बातें जो मैं शेयर करना चाहूंगा, जिससे कि आप ये मैसेज कन्वे कर दें जो आपके साथ ड्राइव कर रहा है, हम्म। कि आप भी सक्षम हैं अपनी चीजों को मैनेज करने के लिए। जैसे फ्यूल, हम्म। पेट्रोल पंप पे अगर आप फ्यूलिंग करवा रहे हैं, पेट्रोल जी। फिलअप करवा रहे हैं, फ्यूल भरवा रहे हैं, तो हम्म। उसमें आप जो पेट्रोल पंप में फ्यूलिंग कर रहा है वो पर्सन, उसके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करें। आप हम्म। उससे बात करें, पूछें कि कितना फ्यूल फिलअप हुआ, क्या कॉस्ट हुआ, कितना बिल पे करना है। कार्ड स्वाइप करते हुए या कैश पे करते वक्त अपने हाथ से आप वो ट्रांजेक्शन करें, जिससे हम्म। कि कॉन्फिडेंस रहे, और हम्म। आप वो जो पर्सन आपके साथ ड्राइव कर रहा है, वो किसी भी तरह का मिसयूज ना कर सके। और धीरे हम्म। धीरे ये चीजें ओवरकम हो जाती हैं जब आप एक रेपो बिल्डअप कर लेते हैं, फ्रेंडशिप बिल्डअप कर लेते हैं। इट इज हम्म। अबाउट एन इमोशनल कनेक्ट and connect with a human being, which हम्म। can be easily developed over a period of time. And we know people who are effectively managing their drivers since very long, since very long. So हम्म। these are the few tips while looking for a driver, हम्म। and it is really an empowering tool. I'll say that a visually impaired person who is traveling on daily basis may look for this option. This really empowers at the end of the day. हम्म। तो ये और टिप्स भी मैं आपने। इसमें ऐड हम्म। करना चाहूंगा जी। कि आजकल बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल टूल्स अवेलेबल हैं, हम्म। जो कि आपको मदद करेंगे कि आप कार को ट्रैक कर सकें, राइट। और कार में कितना फ्यूल बचा है ये आप देख सकें, आपकी कार कितनी एवरेज दे रही है, आपकी कार की लोकेशन क्या है। ये जी। सब आप बहुत इजीली आप देख सकते हैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स विच आर अवेलेबल। इसमें हम डेमोन्स्ट्रेट करना चाहेंगे एक टूल जिसका नाम है एक्यूमेन फ्लाई ट्रैक। हम्म। तो वो एक ऑप्शन है जो कि आप यूज कर सकते हैं। आपकी कार में अगर इनबिल्ट ऑप्शन नहीं है, जो कि आजकल काफी कार्स में जो थोड़ी एक्सपेंसिव कार्स आती हैं, जी। अगर उन कार्स में इंटीग्रेटेड ट्रैकिंग सिस्टम्स आते हैं, लेकिन अगर आपकी कार में नहीं है, तो हमारे पास एक छोटा सा जो टूल है जो आप अपनी कार में इंस्टॉल कर सकते हैं, कार के ओवीडी पोर्ट में इंस्टॉल हो जाता है। जी। ये एक ट्रैकिंग सिस्टम है। हम हम्म। इसका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ देखें। Dashboard. Heading 1. Running. In progress. 58 kilometers /H. DL8CAP 8076 0903 2024 C6/8 Block C6 Haas Enclave Haas तो New ये कार की लोकेशन हमने देखी। Ignition AC Fuel Power 0 Compass Heading 360 C6/8 Block C6 Haas Enclave Haas New Delhi कार की प्रेजेंट West लोकेशन है 10,901.61 58 kilometers /H 0 ये label कार की स्पीड है, किस स्पीड पे कार चल रही है। 12 kilometers. Label 12 kilometers. From last stop. Distance. Total. कितने किलोमीटर हम ड्राइव कर चुके हैं फ्रॉम लास्ट स्टॉप। 91% control center. Selected. These are the few tools
विच आर अवेलेबल, तो ये हमने एक टूल आपको डेमोन्स्ट्रेट किया जो कि इफेक्टिवली आप कहीं पे भी रहकर, आप जरूरी नहीं कि कार में हो, अगर आपकी कार किसी के पास है तो आप इजीली इस टूल को यूज करके अपनी कार की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, ड्राइवर की स्पीड पे ड्राइव कर रहा है ये आप चेक कर सकते हैं, ओवर स्पीडिंग तो नहीं कर रहा है ये आप चेक कर सकते हैं, कार में फ्यूल कितना बचा है, ऐसी जानकारी आपको इस डिवाइस से मिल जाती है। तो ऐसी काफी ओके। सारी डिवाइसेस अवेलेबल है। ये हम्म। एक्यूमेन का फ्लाई ट्रैक जो ये डिवाइस था ये हमने डेमोन्स्ट्रेट राइट। किया। हम्म। इसका मोबाइल ऐप अवेलेबल है जो कि आप अपने फोन में इंस्टॉल कर लेते हैं हम्म। और फिर इंटरनेट से आपकी कार कनेक्टेड रहती है इस डिवाइस की मदद से, और आपको मोबाइल में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो राइट। इससे काफी हद तक आप इंडिपेंडेंटली ड्राइवर और टेक्नोलॉजी, ह्यूमन और टेक्नोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन है उसको यूज करके इजीली आप एक व्हीकल को मैनेज कर सकते हैं। हम्म। सफर तो सुहाना म्यूजिक से ही होता है, तो अब आप मुझे बताइए कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन अपने गाड़ी का म्यूजिक खुद से कैसे मैनेज कर सकता है, उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं, कि वो एक्सेसिबल ऑप्शंस मुझे बताइए जिससे कि वो एम्पावर हो सकता है टू मैनेज एंड चूज हिज चॉइस ऑफ म्यूजिक। बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा भावना जी, क्योंकि आजकल जो कार्स आ रही हैं उसमें हम अनुमान देख रहे हैं कि रिमोट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हम्म। और जनरली अगर हम ड्राइवर के साथ जा रहे हैं और अगर हम पीछे वाली बैक सीट पे बैठते हैं तो हम्म। हम म्यूजिक सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं क्योंकि रिमोट का ऑप्शन नहीं है और ज्यादातर कंट्रोल स्टेयरिंग पे ही दिए जाते हैं। जी। तो उसके लिए आजकल हम देख रहे हैं कि जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो मोबाइल ऐप में ये सुविधा देते हैं कि ब्लूटूथ से आप अपने मोबाइल ऐप को कनेक्ट कर लें, या इसके अलावा ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं, हम्म। मोड्स चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक वीडियो है, महिंद्रा का एक हमने वीडियो रिकॉर्ड किया है, हम जी। अपने व्यूअर्स के लिए डेमोन्स्ट्रेट करना चाहेंगे जिससे कि हमारे व्यूअर्स समझ पाए कि कैसे कंट्रोल होता है, और ऐसा ही फैसिलिटी अदर मैन्युफैक्चरर्स, कार मैन्युफैक्चरर्स के पास भी अवेलेबल है। 23%. तो ये देखिए हम मोबाइल ऐप से वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं। Adjust 13%. Charging inside. Band. Charge. Band. Button. Icon. Radio Mirchi. Icon radio channels. Button. Possibly. Part. 92.70 megahertz. अब यहाँ पर हम रेडियो चैनल सेलेक्ट करेंगे। Button. 4. 4. 13%. 23%. और ये अब हम वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं मोबाइल ऐप से। 13%. Welcome. To KMS. Distance to empty. Charging inside. Band. Button. Icon sound. But. Radio. Icon. Door. AC. Last. Drive. Page. Sub 4. Mega. 90. Red. FM. 13. 4. Distance. KMS. To. Welcome. iPod. Off. USB. Radio. Bluetooth. Radio. ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, यूएसबी, iPod. ब्लूटूथ, USB. रेडियो, Bluetooth. iPod. Radio. और ये अब हमने ब्लूटूथ पे शिफ्ट कर दिया है कि अगर हम यूट्यूब म्यूजिक Control वगैरह center. प्ले करना चाहें तो हम यहाँ से कर सकते हैं। Code selected. Screen. ओके, स्टॉप। So through the through this we have seen that how we can operate the music system using the mobile app of the service provider। ये महिंद्रा का हमने एक एग्जांपल देखा। इसके अलावा और भी टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि आप मोबाइल की मदद से ही बिना कार की कीज के अपनी कार को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, कार का एसी ऑन कर सकते हैं, जी। उसका भी एक डेमोन्स्ट्रेशन हमारे पास है। हम जी। छोटा सा एक उसका भी वीडियो देख लेते हैं। Selected. Photos. Button. App switcher. इस Home. वीडियो में Active. हम देखेंगे कि कैसे विदाउट कार कीज हम अपने कार को ऑपरेट कर सकते हैं। तो मैं अपनी कार के पास हूं जो कि लॉक्ड है, और मैं अनलॉक करके कार Home. के अंदर Active. Blue एंटर Sense करना plus sub चाहता 400. हूं। Blue Sense plus sub 400. Button. Nights. तो यहाँ पर मुझे ऐप में ऑप्शंस आ रहे हैं: Charging hub. होम, Remote. चार्जिंग हब, Audio. रिमोट, More. ऑडियो, मोर। तो ऑडियो के लिए हमने अलग वीडियो देखा, या हम अभी देखेंगे। तो Audio. मैं भी रिमोट Remote. वाली वीडियो में जाऊंगा, रिमोट वाली सेक्शन में जाऊंगा, और यहाँ पर मैं कार को अनलॉक करने की Door. कोशिश करूंगा। Door. Locked. डोर लॉक्ड है, मैं यहाँ Lock. डबल टैप करूंगा। Last connected on March 8, 15, 28. और ये मेरे डोर अनलॉक हो गया, मैंने कार का डोर ओपन कर दिया है। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, और अब बंद करके AC. मैं कार को लॉक भी कर Door. देता हूँ। Door. Unlocked. Unlocked. Locked.
और ये मेरे डोर कार का एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो एक्सेसिबिलिटी को कैसे एनहांस करता है? एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले बेसिकली एक प्रोविजन है कि ड्राइवर को सहूलियत प्रोवाइड करने का तरीका है कि मान लीजिए कि कोई ड्राइव कर रहा है, ये ड्राइवर के लिए ज्यादा यूजफुल है, लेकिन हमारे लिए भी कुछ हद तक काफी इस्तेमाल में आता है बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड। मैं बताऊंगा कैसे। तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपके फोन के नोटिफिकेशंस हैं, आपके फोन के जो टेक्स्ट मैसेजेस हैं और कॉलिंग की जो कॉलिंग का जो फीचर है, वो आपके कार के स्टूडियो में ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि आप फोन आप किसी को कॉल कर सकते हैं। अगर आपका कार एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्टेड है या एप्पल कारप्ले से कनेक्टेड है, तो आप इजीली फोन कॉल्स कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर सकते हैं, कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम की स्क्रीन को यूज करके, ना कि मोबाइल को यूज करके। इसमें कुछ अच्छी बातें भी है कि जैसे आप म्यूजिक प्ले कर सकते हैं और लेकिन आप वीडियो नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये ड्राइवर को ध्यान में रख के बनाया गया है कि ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो अगर आपका फोन एंड्रॉयड फोन या आईफोन इस मोड से कनेक्टेड है, इसको कनेक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो एक यूएसबी केबल से कनेक्ट कर सकते हैं या कुछ कार्स में ब्लूटूथ से भी ये कनेक्ट होता है। तो आप अपने फोन पे जो कमांड देंगे वो एग्जीक्यूट आपके कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम पे होगी और आपके कार के म्यूजिक सिस्टम से आपको आवाज आएगी। अब सवाल ये होता है कि विजुअली इम्पेयर्ड, क्या मेरे टॉकबैक और वॉइस ओवर की आवाज भी कार के सिस्टम में चली जाएगी? तो नहीं। तो ये बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। इट हैज बीन ब्यूटीफुली डिजाइन्ड that your talkback and voiceover sounds remains with your phone, and whatever you want to hear, like you want to hear music on your car stereo, so you can simply play music and it will play on your car stereo. इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा यूज क्या है कि अब मान लीजिए आपने गूगल मैप लगाया, अब आप अपना फोन ड्राइवर को नहीं देना चाहते हैं, या फोन आप अपने पास रखना चाहते हैं, आप नॉर्मल कॉलिंग भी करना चाहते हैं साथ साथ, तो कॉलिंग आप अपने फोन से करेंगे, आपके फोन में ही आवाज आएगी। लेकिन जो गूगल मैप है, जो गूगल मैप की डायरेक्शंस है, नेविगेशन जो है, वो इंफोटेनमेंट सिस्टम की स्क्रीन पे चली जाएगी। तो आप इजी ब्लूटूथ की मदद से अपने फोन को या केबल की मदद से अपने फोन को कनेक्ट कर सकते हैं। एंड्रॉयड की केस में इसे एंड्रॉयड ऑटो कहा जाता है और एप्पल के केस में इसे एप्पल कार प्ले कहा जाता है। तो उससे आप ड्राइवर को अपने लोकेशन लगा के दे सकते हैं और ड्राइवर नेविगेट कर सकता है और आप म्यूजिक प्ले कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, कॉल पे बात कर सकते हैं, कॉल आपके फोन से कर सकते हैं, कार के फोन से कर सकते हैं। ईदर ऑफ द वेज इज ओके। अगर आप अपने फोन से मिलाएंगे तो आपके फोन में ही आवाज आएगी, आप और कार से डायल करेंगे तो कार के स्पीकर्स में आवाज आएगी। आप बेस्ट पार्ट इसका जो ये मुझे जो सबसे अच्छा पार्ट लगता है कि अगर आप एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट कर दें और आप ओके गूगल को यूज करें, और ओके गूगल से अगर आप कमांड दें, इंस्ट्रक्शंस दें कि ओके गूगल नेविगेट टू वर्क, नेविगेट टू होम या नेविगेट टू नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली, तो ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस कर देता है इंफॉर्मेशन को और कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम पे डायरेक्शंस लगा देता है। सिमिलरली और भी कमांड्स दी जा सकती हैं, जैसे कि कोई म्यूजिक प्ले करना है, तो स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूजिक, जो भी आपके फोन में ऐप इंस्टॉल्ड है, उससे वो म्यूजिक प्ले करेगा। आप ओके गूगल से बोलेंगे, ओके गूगल से कमांड देंगे या सिरी से कमांड देंगे, और सीमलेसली बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी के साथ आपके लिए म्यूजिक भी प्ले कर देगा, डायरेक्शंस भी लगा देगा, which makes your mobility simpler and easier and technology driven. ये आपने एक बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट कवर किया है। आपको अनइंटरप्टेड नेविगेशन भी मिलता है और म्यूजिक भी आप सुन सकते हैं। आई थिंक दिस वाज वेरी नाइस टू कवर। अब मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, वो ये है कि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम सबको टुवर्ड्स एनवायरमेंटल एस्पेक्ट जरूर सोचना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि ग्रीन मोबिलिटी को कैसे हम ध्यान में रखें जब हम व्हीकल परचेस करें, चाहे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, हम हाइब्रिड व्हीकल की बात करें, बिकॉज आपने भी ग्रीन व्हीकल ही चूज किया है, तो आप प्लीज इस टॉपिक पे भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। जी, तो जैसा हम जानते हैं कि हमने एक ट्रांजिशन देखा है, जो कार का जो फ्यूलिंग सिस्टम है, उसमें पहले पेट्रोल या डीजल की कार्स ही आती थी, फिर हमने धीरे धीरे देखा कि सीएनजी की तरफ रुझान बढ़ा,
और सीएनजी व्हीकल आना शुरू हुए। जी अब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है और काफी इंसेंटिवाइज भी किया बीच में गवर्नमेंट ने, अभी भी कर रही है, राइट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चलन आजकल चल पड़ा है, क्योंकि बहुत रनिंग कॉस्ट उनकी बहुत कम है, लेकिन उसके पीछे कुछ कंडीशंस हैं जो हमें ध्यान में रखनी है अगर हम उसके साथ जाना चाहते हैं, वो मैं जरूर बताऊंगा अभी। तो इम्पोर्टेंट ये है कि उसमें रनिंग कॉस्ट बहुत कम है, और ये जितने भी हमने टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस बताए, ये इन कार्स में पहले से प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, आपको अलग से इनके लिए कोई डिवाइस लेने की जरूरत नहीं है। राइट तो अब इसमें कंडीशंस ये हैं कि एक तो आपके पास चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आप अपने घर पर चार्जर लगा सकें, आपके पास डेडिकेटेड पार्किंग हो, तभी आप ऐसे व्हीकल, ग्रीन मोबिलिटी वाले ईवी व्हीकल्स हम कहते हैं, वो आप ले सकते हैं। और इसका बहुत एडवांटेज है, जैसे कि अभी इसमें जीएसटी रेट्स कम है, इसमें रोड टैक्स बहुत ही रिड्यूस चार्जेस पे मिल रहा है, मतलब बहुत गवर्नमेंट बहुत ही मिनिमम रोड टैक्स या चार्जेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस दे रही है। कुछ भारत के कुछ शहरों में, कुछ स्टेट्स में इस पे सब्सिडी भी दी जा रही है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लीजिए, और उस पे सरकार आपको कुछ 1 लाख, 1.5 लाख, कहीं पर 50,000 की अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से, स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से सब्सिडी भी दी जा रही है। तो इसका एडवांटेज एक तो ये है कि आप एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, एंड सेकेंडली यू आर रिड्यूसिंग योर कॉस्ट ऑफ ट्रैवल। अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं, जहां पर एक पेट्रोल कार आपको 6 से 7 रुपए प्रति किलोमीटर कॉस्ट करती है, और वही डीजल कार 4 से 5 रुपए कॉस्ट करती है, सीएनजी कार 2 से 2.5 रुपए कॉस्ट करती है, लेकिन एक इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको लेस देन 1 रुपी कॉस्ट करता है। लेकिन मैंने आपको बताया उसके लिए कंडीशन ये है कि आपके घर पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होना चाहिए, चार्जिंग का ऑप्शन होना चाहिए, और चार्जिंग के ऑप्शन से पहले आपके पास डेडिकेटेड पार्किंग होनी चाहिए जहां पर आप ये चार्जर इंस्टॉल कर सकें। तो अगर आपका खुद का घर है और आपके पास डेडिकेटेड पार्किंग है, तो आप डेफिनेटली ग्रीन मोबिलिटी या इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में सोच सकते हैं। मैं बेहद खुश हूँ इस चॉइस से, और मैं बताना चाहूंगा कि ये एक बहुत ही बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स। इसमें बस एक ही कैच ये है कि अगर आप ज्यादा स्टेट से बाहर ट्रैवल करते हैं, आपकी रनिंग बहुत ज्यादा है, तो आपको एक चैलेंज आ सकता है, क्योंकि इसकी जो आउटसाइड चार्जिंग कॉस्ट है, आप अगर कमर्शियल चार्जेस, जैसे हम डीसी फास्ट चार्जेस कहते हैं, उनसे अगर चार्ज करेंगे तो कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है। लेकिन अगर आपकी डेली कम्यूट की रनिंग है, आपको ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाना है, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन अवेलेबल है। अब सवाल ये आएगा कि क्या रेंज होती है, तो अलग अलग बैटरी साइजेस इसमें आते हैं, लगभग 150 किलोमीटर, कोई 250 किलोमीटर, कोई 350 किलोमीटर बैटरी साइजेस के हिसाब से ये गाड़ियां अवेलेबल हैं, और आप इनको उस हिसाब से परचेज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। राहुल जी, ये भी आपने बहुत ही एलॉबरेटली समझाया है, और मुझे लगता है कि दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू कंसिडर कि हम कैसी गाड़ी सिर्फ ग्रीन ले रहे हैं। तो आपने ये भी बहुत अच्छा से एक बात बताया कि हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे पास चार्जिंग ऑप्शन इजीली है या नहीं है। तो मुझे लगता है हमने आज की इस डिस्कशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर किए हैं। अब वो परचेजिंग व्हीकल हो गया, या फिर रजिस्टरिंग एज दिव्यांगजन हो गया, या फिर हायरिंग ड्राइवर, या फिर आप अपनी कार को कैसे और एक्सेसिबल बनाएं, और आप कैसे एज अ कार ओनर और एम्पावर्ड रहें, और फाइनेंस ऑप्शन के बारे में भी हमने बहुत अच्छा डिस्कशन किया। तो आई एम श्योर इस डिस्कशन से हमारे जो भी व्यूअर्स हैं वो बिल्कुल बेनिफिट होंगे, और ये भी समझेंगे कि हाउ इम्पोर्टेंट इज टू ओन अ कार एंड मैनेज अ कार। अगर आपको आपके और कोई भी सवाल है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको लिखें, हम उसको आंसर करने की भी कोशिश बिल्कुल करेंगे। थैंक यू सो मच राहुल जी, हमसे जुड़ने के लिए और हमें इतना इंफॉर्मेटिव सारी जानकारियां देने के लिए। थैंक यू।